नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर नितिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक अन्य प्रकार के क्लोनिंग वाहक जो कि होते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इससे पहले हम पिछले 2 लेक्चर में भी क्लोनिंग व्हीकल या क्लोनिंग वाहक पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में हमने पढ़े प्लाज्मिड वेक्टर्स, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़े थे बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड वेक्टर्स। वैसे तो वाहक बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सबका संक्षिप्त परिचय और सब में क्या क्या अंतर है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम गुणसूत्र। कृत्रिम गुणसूत्र इसका नाम बता रहा है कि ये प्राकृतिक जो क्रोमोसोम है ये ऑर्गेनिज्म में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। इनको ह्यूमन ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी आवश्यकता क्या हुई, कुछ ऐसी कमी रही होगी प्लाज्मिड वेक्टर्स में, या फिर हमने सबसे एडवांस कौन सा पढ़ा था, कॉस्मिड वेक्टर्स। कुछ ऐसी कमी रही होगी जिसको पूरा करने के लिए इन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स को बनाया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे मेन कमी ये रहती है कि मैक्सिमम जो साइज़ हम देखते हैं कि प्लाज्मिड में अगर हम बात करें तो 20 केबी तक का हम डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज में 20 केबी तक का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लाज्मिड में हम 10 केबी तक का ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार से कॉस्मिड में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि लगभग 40-45 केबी तक का हम किलो बेस पेयर साइज़ का हम फ्रेगमेंट या डीएनए का खंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपका जो जीनोम है, या जीनोम क्या होता है, टोटल हैप्लॉइड जितना भी डीएनए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कोशिका में उपलब्ध है पूरा। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हम बोलते हैं 3 × बेस पेयर के आसपास, केबी के आसपास। तो उसको अगर हम कोशिश करें कि हम छोटे छोटे टुकड़े उसके काटें 50-50 केबी के या फिर 40-40 केबी के, तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो लगभग अगर हम कॉस्मिड में उसके डीएनए के टुकड़े करके ट्रांसफ़र करें तो लगभग 5 लाख हमको क्लोन चाहिएंगे। अब आप खुद सोचिए कि कॉस्मिड लाइब्रेरी हम बना रहे हैं तो एक ह्यूमन जीनोम को हमने बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया और 5 लाख क्लोन प्राप्त किए। तो इन 5 लाख क्लोन्स को मैनेज करना, या इसमें से हमको कौन सा डीएनए का खंड चाहिए उसको उपलब्ध कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। आप खुद जानते हैं कि यदि संख्या कम होती है तो उनको संभालना और उनको मैनेज करना बहुत आसान होता है, लेकिन संख्या यदि बहुत अधिक है तो उसको संभालना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या सोचा गया है, क्यों ना ऐसे कुछ वेक्टर्स बनाया जाए जिसमें हम डीएनए का बहुत बड़ा खंड उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर पाएँ, टारगेट डीएनए का बहुत बड़ा खंड ले पाएँ। तो इसके लिए सोच आई किसकी, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। क्रोमोसोम शब्द का उपयोग करने का बस एक ही मतलब है कि क्रोमोसोम मतलब कुछ इसमें बड़ा, लंबा या विशाल डीएनए हम काम में ले रहे हैं। तो उसकी वजह से दीज आर लार्ज डीएनए वेक्टर्स स्टार्टेड विद द एक्सटेंसिवली स्टडीड यूकैरियोट एंड ईस्ट। दूसरी बात यह है कि हमने जो अब तक कॉस्मिड पढ़े हैं या फिर प्लाज्मिड वेक्टर्स पढ़े हैं, ये सारे वेक्टर्स के होस्ट या किस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इन वाहक को अगर प्रतिकृति करनी होती है या वाहक का रेप्लिकेशन करना होता है तो ये सामान्यतः मैंने आपको बताया था ई कोलाई में ट्रांसफ़र हुआ, चाहे वो कॉस्मिड है चाहे वो प्लाज्मिड है, वहाँ जाके वह रेप्लिकेशन करेगा और बहुत सारी अपनी कॉपीज़ का निर्माण करेगा। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ऐसे कोई वेक्टर्स नहीं थे जो कि ह्यूमन कोशिका में हम ट्रांसफ़र करके उसका मल्टीप्लिकेशन कर पाएँ, जैसे या फिर मैमेलियन कोशिका में या फिर किसी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका में हम उसको ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स बनाए गए। सो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर सर्कुलर और लीनियर वेक्टर। पहली बात तो ये है कि हमने देखा था कि कॉस्मिड हो या प्लाज्मिड हो सब सर्कुलर वेक्टर थे, मतलब गोलाकार क्रम में व्यवस्थित थे। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर दे कैन बी लीनियर, वह रेखीय भी हो सकते हैं, और दे कैन बी सर्कुलर, वह एक सर्कल के रूप में व्यवस्थित भी हो सकते हैं। दैट आर स्टेबली मेंटेन्ड इन यूजुअली 1 or 2 कॉपी पर सेल। देखिए बेटा, हमने डायग्राम में क्या बनाया था कि एक इकोलाई कोशिका हमने एक ही प्लाज्मिड बताया, पर ऐसा नहीं होता है। प्लाज्मिड के कॉपी नंबर होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी कॉपीज़ हो सकती है प्लाज्मिड की।
लेकिन अगर हम बड़ा कुछ वेक्टर लेंगे तो उसकी कॉपी ऑफकोर्स कम होगी। तो यहाँ पे होस्ट में जिनकी 1 या 2 कॉपी पर सेल रहती है, इसके उदाहरण हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। बैक, यैक, पैक, मैक, हैक, ये क्या होते हैं हम आगे मैं आपको बताऊंगी इनका फुल फॉर्म। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर यूज़फुल फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम। आप लोगों ने नाम सुना होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइस जीनोम प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है कि आप जानते हैं कि डीएनए बना हुआ है 4 बेस पेयर से। अब वो बेस पेयर किस क्रम में, जैसे एक पूरी अगर ट्रेन के डब्बों को अपन व्यवस्थित करें कि एक से लेके अंत तक, वैसे ही स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी पूरी सीक्वेंस का हमको पता लगाना हो, उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो जैसे ह्यूमन की जीनोम की बात करें तो इसकी सीक्वेंसिंग पूरी पता लगाई जा चुकी है कि इसमें कहाँ से लेके कहाँ तक कौन कौन से जीन्स या फिर कौन कौन से बेस पेयर किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि AGTC, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थायमिन और साइटोसिन 4 बेस पेयर होते हैं। ये किस क्रम में व्यवस्थित रहेंगे उसका पता लगाया जा चुका है। तो सिंपल सी चीज़ है, राइस जीनोम प्रोजेक्ट मतलब राइस के जीनोम का पता लगाया गया। अरेबिडोप्सिस जीनोम प्रोजेक्ट, एक प्लांट अरेबिडोप्सिस, उसके जीनोम का पता लगाया गया। इसी प्रकार से बहुत अब तक तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सजीवों के जीनोम का पता लगाया जा चुका है। लेकिन इसमें इसकी उपलब्धि ये है कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के डीएनए के खंडों को अपने अंदर प्रतिकृति करता है या फिर समाहित कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जब ह्यूमन जीनोम की या बड़े जीनोम प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो वहाँ पे इस प्रकार के वेक्टर्स या वाहक काम में लिए जाते हैं। अब ये एक सिंपल सा एक डायग्राम है जिसके द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। जैसे जो ऊपर एक रेखा दे रखी है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक पूरी की पूरी एक रेखा है, तो ये पूरा है हमारा ह्यूमन जीनोम। अगर ह्यूमन जीनोम के हम टुकड़े करें, और बहुत सारे आप देख रहे हैं टुकड़े कर दिए हमने, लगभग 11-12 टुकड़े कर दिए, तो ये टुकड़े हैं और दूसरे हमने केवल 4 टुकड़े किए। तो आप खुद सोचिए कि इन 4 टुकड़ों को जो मैनेज करना या इनको संभालना या इनकी प्रतिकृति करना या इनको पहचानना निकालना आसान है या फिर इतने सारे टुकड़ों को। तो वही चीज़ है कि हम कॉस्मिड और प्लाज्मिड वेक्टर की बजाय जब जीनोम प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बड़ी साइज़ के डीएनए को समाहित करने की क्षमता रखते हैं और एज ए टारगेट डीएनए आप बड़ी साइज़ का डीएनए ले सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, इसके अतिरिक्त भी होते हैं लेकिन ये मुख्य 5 प्रकार है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं तो हम सारे प्रकार नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको 2 प्रकार पढ़ाऊँगी, जिसमें से पहला है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको यैक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको बैक बोलते हैं। फिर और भी है P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनका नाम ही आपको बता रहा है कि अगर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो मतलब इसका होस्ट या जो ये क्रोमोसोम है कौन से सजीव में वृद्धि करेगा वो होगा ईस्ट। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया में वृद्धि करेगा। इसी प्रकार से जो नाम बता रहे मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मैमल्स में और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ह्यूमन में वृद्धि करेगा। इस प्रकार से हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर पढ़ेंगे। हम 2 ही पढ़ेंगे, यैक और बैक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स मच लार्जर देन 45 kb बिकेम पॉसिबल इन 1987। 1987 तक आप 45 kb से ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट को आगे क्लोनिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन 1987 में D.T. बर्क और G.F. कार्ले ने किसको डेवलप किया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को डेवलप किया। क्या नाम था, D.T. बर्क और G.F. कार्ले। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज़ अ ह्यूमन engineered DNA molecule used to clone DNA sequence in each cell। अगर हम बात करें ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की तो यह मनुष्य द्वारा बनाया गया एक डीएनए है जिसको कि ईस्ट कोशिका के अंदर डीएनए सीक्वेंस की क्लोनिंग के लिए काम में लिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ EACs वर बेस्ड ऑन द लॉजिक
that an eukaryotic linear chromosome needs for its replication and stability. Not only replication origins but also the centromere and the telomere. इसको बनाने के लिए पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, जो यूकैरियोट्स में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है, वो हम देखते हैं नॉर्मली हमको रेखीय दिखाई देता है। उस गुणसूत्र के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आप जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक वाहक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि उसकी प्रतिकृति हो पाए। तो वो तो होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप गुणसूत्र आपके दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हैं? टीलोमियर और सेंट्रोमियर। टीलोमियर मतलब गुणसूत्रों के सिरे या शीर्ष या किनारे, और सेंट्रोमियर मध्य में एक बिंदु होता है जहाँ जो कि कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा डीएनए ईस्ट कोशिका, ईस्ट आप जानते हैं एक फंगस है, सैकेरोमाइसिस सिरेवेसी, तो ईस्ट कोशिका में यदि आपका डीएनए वृद्धि करे तो एक यूकैरियोटिक गुणसूत्र की आपको आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर की आवश्यकता भी होगी। सेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए फ्रॉम 600 kb to 1400 किलो बेस पेयर इन लेंथ कैन बी इंसर्टेड इनटू ईएक। देखिए कितना फ़र्क है। कहाँ कॉस्मिड में हमने पढ़ा था 45 kb, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं 600 से लेके 1400 किलो बेस पेयर तक का डीएनए का खंड इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो कितना बड़ा खंड आ गया। द यैक विथ देयर इंसर्टेड डीएनए आर देन टेकन अप बाय ईच सेल। यैक जो बनाया गया, ह्यूमन ने एक डीएनए बनाया जिसका नाम दिया यैक। यैक में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं मैं आगे आपको डायग्राम द्वारा समझाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको कॉस्मिड प्लाज्मिड बताए थे, उसी प्रकार से यैक में एक फॉरेन डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर इसको इंसर्टेड डीएनए के साथ में ईस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे जैसे ईस्ट की कोशिका डिवाइड करती है, साथ साथ में यैक भी डिवाइड करता है या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी डिवाइड करता है, और उसके साथ ही इसमें जो इंसर्ट किया गया डीएनए का खंड है वह भी डिवाइड करता है। और इस प्रकार से हमको बहुत सारी कॉपीज़ प्राप्त होती है डीएनए की। और अब मेन पर्पज़ ये है कि आपको इतनी कॉपीज़ का करना क्या है। वो उसका रीज़न ये है कि आपको आगे इसकी सीक्वेंसिंग करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक कॉपी एक सिंगल डीएनए है और उसको अपने काम में ले लिया। आपको बहुत सारे अटैम्प्ट्स करने पड़ते हैं, तो आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, ताकि आपको यदि कुछ वापस आवश्यकता हो या फिर बार बार उसमें से सीक्वेंसिंग करनी पड़े तो फिर आप आसानी से कर पाएँ। तो क्लोनिंग की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं ये लोग कि ये डीएनए का खंड है सारे उसमें लाइब्रेरी के रूप में आगे बताऊंगी मैं आपको, सीडीएनए लाइब्रेरी एंड जीनोमिक लाइब्रेरी। अगर संरचना की बात करें तो एक बहुत सिंपल सा ये डायग्राम है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर के मुख्य लक्षण ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शन साइट, इसके अतिरिक्त सेलेक्टेबल मार्कर और इसके अतिरिक्त स्मॉल साइज़। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ईस्ट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा, ORI लिखा हुआ है येलो कलर में। इसके अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शन साइट आपको दो नज़र आ रही है, एक BAMH1 है और एक ECOR1 है। इसके अतिरिक्त सेलेक्टेबल मार्कर आपको मार्कर A, मार्कर B और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इस जो अलग है इसमें वो क्या है, वो है सेंट्रोमियर और टीलोमियर। आपको ग्रीन कलर में SCEN लिखा हुआ है, वो डिनोट करता है सेंट्रोमियर। गुणसूत्र का जो बीच में सेंट्रोमियर होता है वो उसको डिनोट कर रहा है। देन टीलोमियर होते हैं गुणसूत्र के दोनों सिरे। अगर हमको इसकी क्लोनिंग किस प्रकार से की जाती है, सबसे पहले इसको डाइजेस्ट किया जाता है दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ECOR1 और BAMH1 से। ECOR1 क्या करता है, ECOR1 कट करेगा उस स्थान पर जहाँ पे कि टारगेट डीएनए ऐड होगा, और BAMH1 क्या करता है, BAMH1 टीलोमियर को बीच में से कट करता है, दोनों टीलोमियर को अलग करता है। तो आप देख रहे हैं पर्पल कलर के दोनों टीलोमियर दोनों कोनों पे आ गए हैं, और उसके मध्य में ECOR1 जहाँ पे कट करता है वहाँ पे एक फॉरेन डीएनए ऐड होगा। तो इस प्रकार से ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कार्य करता है। अब आपको समझ में आया क्या अंतर हुआ, सेंट्रोमियर और टीलोमियर इसमें एक्स्ट्रा आ गए और साइज़ इसकी बढ़ गई।
अब नेक्स्ट उदाहरण है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका नाम बता रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है या फिर ये वेक्टर है किस में ग्रो करेगा, बैक्टीरिया में। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वर डेवलप्ड बाय मेल सिमोंस। इसको सिमोंस ने डेवलप किया था 1990 के आसपास। दीज आर बेस्ड ऑन एफ फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ हिस्टीरिया कोलाई। अगर आपने ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है तो आप जानते हैं उसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। ये प्लाज्मिड्स विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, वैसे ही एफ प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। एफ प्लाज्मिड सामान्यतया कॉन्जुगेशन या संयुग्मन में काम में आते हैं। अगर आपने जीवाणु में जनन पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो वहाँ आपने 3 प्रकार का जनन पढ़ा होगा। एक था संयुग्मन, एक था रूपांतरण और एक था पारक्रमण। तो इसमें कॉन्जुगेशन या संयुग्मन में आपने पढ़ा होगा कि एक बैक्टीरिया कोशिका में एफ प्लाज्मिड होता है और एक बैक्टीरिया कोशिका में एफ प्लाज्मिड नहीं होता। जिसमें एफ प्लाज्मिड होता है उसको एफ पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं होता उसे एफ नेगेटिव कहते हैं। तो बीच में इन दोनों कोशिकाओं के बैक्टीरियल सेल्स के बीच में एक संयुग्मन नलिका या कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, जिसके द्वारा एफ प्लाज्मिड एफ पॉजिटिव सेल से एफ नेगेटिव सेल में ट्रांसफ़र होता है और एफ नेगेटिव सेल भी पॉजिटिव बन जाती है। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया कि एफ फैक्टर क्या होता है। यह आकार में बहुत बड़ा होता है, लगभग 100 kb के आसपास, और ये भी क्योंकि ऑफकोर्स बड़ा होता है तो ये बहुत लो कॉपी नंबर में पाया जाता है, मतलब 1 से 2 कॉपीज़ ही इसकी पाई जाती है ई कोलाई की कोशिका के अंदर। द सिंथेटिक बैक वेक्टर्स विच आर ओनली 7.5 kilobase पेयर और डबल स्ट्रैंडेड DNA सर्कल्स कंटेन द रेप्लिकेशन ऑफ ऑरिजिन ORIS एंड द जीन REPE ऑफ द एफ प्लाज्मिड दैट आर। देखिए अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। द बैक कंटेन्स ORIS फ्रॉम ई कोलाई एफ प्लाज्मिड। जो ई कोलाई का फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त REP एक जीन होता है विच एनकोड्स REP प्रोटीन दैट स्पेसिफिकली बाइंड्स टू ORIS टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। एक REP जीन होता है जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का कार्य करता है। रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति को स्टार्ट करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त पार A, पार B एंड पार C, PAR-A, PAR-B, PAR-C, ये बेसिकली ऐसे जीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को मेंटेन करते हैं, मतलब एक कोशिका में मिनिमम प्लाज्मिड रहे यह निर्धारित करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे एफ प्लाज्मिड संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाए, ये कम, जितने कम रहेंगे उतना इनको मैंने बताया था आपको टैकल करना आसान रहेगा। देन रेजिस्टेंस जीन्स में कौन सा जीन पाया जाता है, क्लोरेमफेनिकॉल। क्लोरेमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जो कि प्रतिरोधकता प्रदान करता है। ये जीन एंटीबायोटिक क्लोरेमफेनिकॉल के प्रति। देन कॉसाइट। कॉसाइट मैं ऑलरेडी आपको कॉस्मिड में बता चुकी हूँ कि फेज़ के अंदर पैकेजिंग ताकि इसकी हो पाए उसके लिए कॉसाइट्स पाई जाती है। लेग जेड जीन, इसके बारे में बता चुकी हूँ कि अगर आपको कलर वाला सिलेक्शन करना है कि वाइट ब्लू कॉलोनी वाला, कि सीधा आप वाइट उसको कलर के द्वारा पहचान पाएँ कि आपका जीन ट्रांसफ़र हुआ या नहीं। देन T7 एंड SP6 प्रमोटर। अब ये प्रमोटर्स क्या होते हैं, अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है या अनुक्रमण पढ़ा है तो आप देखेंगे उसमें होता है कि DNA से RNA का बनना। DNA से जब RNA बनता है तो DNA के जिस स्थान से RNA बनना प्रारंभ होता है उस स्थान पे एक एंजाइम आके जुड़ता है जिसका नाम होता है RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज DNA पे जिस जगह जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। वो प्रमोटर जितना स्ट्रांग होता है उतना ही अच्छे से DNA से RNA का निर्माण होता है। DNA से RNA का निर्माण और RNA से प्रोटीन का निर्माण, ये सब कहलाती है जीन एक्सप्रेशन या जीनों की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जीनों की अभिव्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपका जो फॉरेन जीन केवल प्रतिकृत नहीं हो रहा है, दोनों मंत्र समझ रहे हैं आप। अभी तक हमने जितने भी वेक्टर्स पढ़े तो वहाँ हम केवल ये बोल रहे हैं कि प्रतिकृत हो रहा है, प्रतिकृत हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स भी हमने ऐड किए हैं तो यहाँ पे वो जीन अभिव्यक्त भी हो रहा है। दोनों मंत्र समझ रहे हैं। एक में तो केवल क्लोनिंग हो रही है, यहाँ पे क्लोनिंग तो हो ही रही है, उसके साथ में उसकी अभिव्यक्ति भी हो रही है, मतलब उसका प्रोडक्ट भी आप प्राप्त
कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई किसी एंजाइम को बनाने का जीन ट्रांसफ़र कर दिया बैक में और ई कोलाई की कोशिका फिर उस एंजाइम का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगी, तो आप चाहें तो उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों इसमें अंतर समझेंगे आप। प्रमोटर्स हैं तो जीनों की अभिव्यक्ति भी होगी। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये है एक एग्जाम्पल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का। इसमें मैंने बताया था एक्स्ट्रा में क्या है, PARA, PARB, PARC, जो कि प्लाज्मिड की कॉपी नंबर मेंटेन करने का कार्य करते हैं। REP जो नीचे लिखा हुआ है एक जीन है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और ORIS लिखा हुआ है जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसके अतिरिक्त कॉसाइट्स होती है इसके अंदर, और हम देख रहे हैं LEGZ जीन है जो कि इसके अंदर पॉलीलिंकर्स हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। CHLR क्लोरेम फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन है। तो ये कुछ जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। अब इसकी क्लोनिंग किस प्रकार से होती है वो आप देखेंगे। लेफ़्ट साइड में से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे LEGZ जीन है वहाँ पे पॉलीलिंकर होता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट बैक टू बैक पाई जाती है, वहाँ पे हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटेंगे। आपने F प्लाज्मिड को काटा, साइज़ में ये बहुत छोटा होता है क्योंकि ई कोलाई कोशिका में पाया जाता है, तो साइज़ में ये बहुत ही छोटा होता है। और जिसमें हम टारगेट DNA डाल रहे हैं वो बहुत बड़ा डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं येलो कलर का, इसको भी हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। काटने के बाद में आप देख रहे हैं येलो कलर का पोर्शन कितना बड़ा है, तो इसमें टारगेट DNA इतना बड़ा है और स्वयं जो वेक्टर था वो कितना छोटा सा पोर्शन है। अब इस पूरे को बैक को हमने ट्रांसफ़र किया ई कोलाई कोशिका के अंदर, जहाँ पे ये सिर्फ 1 या 2 कॉपी नंबर में रहेगा, जबकि जो हमने बाकी जो प्लाज्मिड्स हमने पढ़े थे PUC, इनकी कॉपी नंबर ज़्यादा होते हैं। अब जैसे जैसे ई कोलाई कोशिका वृद्धि करेगी साथ साथ में ये भी वृद्धि करेगा। अब इसमें क्योंकि LEGZ जीन है तो हम ये पहचान सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था PUC वेक्टर के अंदर कि LEGZ जीन क्या होता है। LEGZ जीन ऐसा जीन होता है कि जिसके अंदर सामान्यतया हम टारगेट DNA को इंसर्ट करते हैं, यदि उस जीन को ब्रेक हुआ है और उसमें टारगेट DNA इंसर्ट हुआ है तो LEGZ जीन काम नहीं करेगा। उसका काम क्या होता है, IPTG और X-GAL की उपस्थिति में नीला रंग का प्रोडक्ट बनाना, नीले रंग का कोई उत्पाद बनाना। तो यदि वो LEGZ जीन फॉरेन जीन के आने के कारण कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ब्लू कलर का प्रोडक्ट नहीं बनेगा और वो ई कोलाई की कॉलोनी हमको सफ़ेद रंग की या वाइट कॉलोनी नज़र आएगी। लेकिन यदि वहाँ पे LEGZ जीन इंटैक्ट है, संपूर्ण है, उनमें किसी प्रकार के फॉरेन DNA को ऐड नहीं किया गया है, तो वहाँ पे वो नीले रंग का उत्पाद बनाएगा और ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई देगी। हमारे काम की कॉलोनी कौन सी होगी, जो कि जिसमें टारगेट DNA होगा, जिसमें फॉरेन DNA होगा। फॉरेन DNA किस में होगा, जो कि वाइट कॉलोनीज होगी जहाँ पे LEGZ जीन काम नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, LEGZ जीन की कट गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में जहाँ पे कट का निशान दिख रहा है कि हमने LEGZ जीन को यहाँ से कट कर दिया है। तो ये ब्लैक कलर का LEGZ जीन है, ये काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे ब्लू कलर की कॉलोनीज़, वाइट कलर की कॉलोनीज जो हैं वो हमारे काम की है, ब्लू वाली काम की नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि ये इसी प्रकार से मैक भी होता है, पैक भी होता है, हैक भी होता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बुक्स में अवेलेबल हैं, आप इनके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। क्योंकि बस इसमें अंतर बस ये है कि होस्ट कोशिकाएं अलग होती है, तो कुछ जीन की संरचना भी अलग होगी जो होस्ट के हिसाब से उसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने क्लोनिंग व्हीकल, एक बहुत महत्वपूर्ण आपका एक चैप्टर है जिसको समझना बहुत आवश्यक है, उसको मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया है। इसे कृपया इन तीनों लेक्चर को, क्लोनिंग वेक्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेक्चर नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों मिला के आपके क्लोनिंग वेक्टर्स कंप्लीट होंगे। तो इसे आप कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर यदि आवश्यकता होगी तो जब भी हम मिलेंगे कॉलेज में, मैं आपको इसको पुनः समझा दूंगी यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी को ही आगे पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।